नमस्कार। सीईसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मी कुमार श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली की रिसर्च स्कॉलर हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल आज के ही दिन 21 जून को मनाया जाता है। आज ही योग, जो एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, को मनाने की वैश्विक मान्यता मिली थी। इस दिन दुनिया भर में लोग सामूहिक योग सत्रों में भाग लेते हैं, योग के विभिन्न आसनों और तकनीकों का अभ्यास करते हैं और योग के लाभों को अनुभव करते हैं। योग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस योग डे को सेलिब्रेट करने के लिए आइए हम जानते हैं क्यों हम इस योग दिवस को मनाएं। इसका उद्देश्य योग के लाभों के प्रति जन जन में जागरूकता फैलाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके अभ्यास से तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं में भी राहत मिलती है। इसे अपनाकर हम एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। जानते हैं शुरुआत कैसे हुई योग दिवस की? 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 सदस्य देशों का समर्थन मिला। इसके बाद से ही 2015 से हर साल यह दिन भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वह नई दिल्ली के राजपथ में मनाया गया था। इस योग दिवस ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। यह 35,985 लोगों के साथ विश्व का सबसे बड़ा योग सत्र था तथा इस सत्र में 84 देशों के लोगों ने भाग लिया था। आइए एक चार्ट के द्वारा समझते हैं 2015 से आज तक यानी 2024 तक यह योग दिवस कैसे मनाया गया। योग दिवस 2015 से स्टार्ट हुआ था और आज ये अपना 10वां पड़ाव पार कर चुका है। हर साल विभिन्न राज्यों में एक योग सत्र मनाया जाता है जो बहुत बड़े पैमाने पे चलता है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। किसी न किसी राज्य के एक स्थान को चुना जाता है और वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखेंगे कि 2020 और 21 में कोरोना महामारी के काल में ये वर्चुअल हुआ था, आभासी ऑनलाइन के माध्यम से इसका संचालन हुआ था। हर साल कोई एक नया थीम योग दिवस में रखा जाता है। जैसे इस बार 2024 21 जून को जम्मू और कश्मीर में यह योग दिवस श्रीनगर के डल झील के पास मनाया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों को और विश्व को संबोधित किया। इस बार का हमारा जो थीम रहा वह है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अब ये समझते हैं कि योग सेल्फ और सोसाइटी के लिए कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकता है। योग का अभ्यास जो है वो आत्मचिंतन के भाव से किया जाता है। इसकी शुरुआत हम स्वयं से करते हैं और धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर ये प्रवृत्त होता है। जैसे घर का एक सदस्य जो होता है उसकी इकाई होती है। इकाई घर के सदस्य की इकाई। अगर अपने घर में योग अभ्यास करती हूँ तो मुझे देखकर मेरा परिवार,
मेरे बच्चे, हस्बैंड, सास, ससुर, आसपास जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं वो करेंगे। उन्हें देखकर आस पड़ोस से समाज, समाज से राज्य, राज्य से राष्ट्र और इस तरह से विभिन्न देश विदेश में ये फैलता है। अगर हम स्वयं से शुरुआत करें तो ये आचरण में आ जाता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला जाता है। स्वयं के अभ्यास से आदमी सिर्फ आत्म कल्याण की स्वयं की बात नहीं करता, ये स्व से लेकर पर तक का सफ़र है। वसुधैव कुटुंबकम भी एक बार का थीम रखा गया था। इसका ये मतलब होता है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। योग अभ्यास क्यों करें? आखिर योग अभ्यास के फ़ायदे क्या हैं? हर अवस्था में योग बहुत सारे लाभों को लोगों में स्थापित करता है। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में बालक मन की चंचलता जो उस पे काम करता है योग। अगर कोई बालक बहुत ज़्यादा चंचल है, वो अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो खेल में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो खाना में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो योग अभ्यास द्वारा उसके एकाग्रता में वृद्धि की जा सकती है। योग अभ्यास से लचीलापन बढ़ता है। छोटे बच्चों का शरीर बिल्कुल नाजुक होता है, जैसे एक हरे पेड़ की डाली होती है, पौधे की डाली बड़े आराम से मुड़ जाती है, पर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, वृद्ध होता है, उसकी शाखें मजबूत हो जाती हैं, फिर सूख जाती हैं और फिर वो टूट जाता है। बचपन से योग अभ्यास करने से शरीर का लचीलापन बरकरार रहता है। साथ में योग अनेक प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। इससे मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, साथ में खेल कूद के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक शक्तियों में समन्वय स्थापित करता है। आजकल तनाव आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों में काफ़ी तनाव होता है। स्कूल जाते हैं, बहुत कंपटीशन है, सबसे आगे रहना है, खेल कूद में भी आगे रहना है, पढ़ाई में भी आगे रहना है। बच्चों को बहुत तरह के स्ट्रेस हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम सिर्फ बड़ों को ही स्ट्रेस होता है, पर छोटे बच्चों में भी आजकल स्ट्रेस का लेवल उतना ही है। उन्हें हर चीज़ में आगे रहना है। साथ में स्कूल के में जाते हैं जब वो, तो क्लासमेट से झगड़ा, दोस्तों से झगड़ा, इस तरह से तनाव बढ़ता है। एग्ज़ाम्स में क्या क्वेश्चन आने हैं, कैसी तैयारी करनी है, उसको लेकर तनाव होता है। घर लौटे तो कई बार परिवार में अनबन चलती है, किसी के पेरेंट्स में आपस में झगड़ा है, उससे भी उनको तनाव होता है। तो इस तरह से उनका भावात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। तो तनाव में भी योग अभ्यास बहुत फ़ायदा करता है। भावात्मक नियमन, छोटे बच्चे, जैसे कोई बच्चों में, किसी बच्चों में आपने देखा होगा कि उनको क्रोध बहुत आता है। कोई बच्चा जल्दी से रो पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। तो इन सब का नियमन योग अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगी। बाल्यावस्था में योग इस प्रकार से सहायता करता है। युवावस्था के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं? तनाव से छुटकारा। युवावस्था में जब हम कदम रखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं। बड़ा होकर क्या बनना है, कितना कमाना है, शादी करनी है, घर खरीदना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, इस तरह के कई सपने बुनकर हर युवा युवावस्था में कदम रखता है। इसके साथ ही वह अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारी तनाव सर मोल ले लेता है। तो जब युवावस्था में इतने तनाव जब अचानक से सर पे आते हैं तो युवा मन विचलित हो जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे युवाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। पहले के लोग का मन शांत था, लिमिटेड सुविधाएं थी, छोटा सा जीवन था, तो वो बड़े आराम से और सुकून से रहते थे। अब इंटरनेट के द्वारा हर युवा देश के विदेश के कोनों कोनों में जुड़ा हुआ है। इसके साथ वो हज़ार तरह की चीज़ें देखता है, हज़ार चीज़ें करना चाहता है और ना कर पाने पे उन्हें तनाव होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है।
इस तरह से वो उनका मन विचलित हो जाता है और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस समय सही मार्गदर्शन देकर योग अभ्यास द्वारा उनको तनाव से छुटकारा दिलाया जा सकता है। दूसरा, लचीलापन और मजबूत मांसपेशियाँ। आजकल योग अभ्यास के अलावा विभिन्न तरह के व्यायाम और कई मोड जो हैं वो हैं, जैसे कि जुम्बा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, जिमिंग हो गया। इस तरह से कई पद्धतियां ऐसी साथ में चल रही हैं जिसे स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। परंतु योग के अभ्यास द्वारा शरीर में लचीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। योग का अभ्यास सिर्फ शरीर को स्वस्थ ही नहीं बनाता बल्कि इसका संवर्धन भी करता है। रोग जो है हमारे शरीर में या तो हो गया है या होने वाला होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में रोग जो है घर कर जाते हैं। योग इसमें क्या करता है, अगर कोई पुराना रोग है तो उसे दूर करता है और नए रोग को आने से शरीर में रोकता है। अगला, योग अभ्यास को से युवा अवस्था में युवा वर्ग को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो भावनात्मक संतुलन। जैसे अभी मैंने पिछले पॉइंट में बात की थी आपसे कि हजारों सपने देखना, उसके लिए प्रयास करना, उन सब में उलझ कर रह जाना, इस तरह से युवा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और संयम नहीं रख पाता है। खासकर टीनेजर्स जब अपने घर से बाहर निकलते हैं और विभिन्न संस्थानों में जाते हैं और करियर को लेकर जो उनको समझ में नहीं आता है कि वो किस तरफ जाएं और क्या करें, तो उनमें एक भावनात्मक संतुलन उनका बिगड़ जाता है। खासकर इस उम्र में अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होना, मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से, उसमें रिलेशनशिप में आना, उसके झंझटों में फंसना, ये आजकल आम बात हो गई है। इस तरह वो अपना संयम खो देता है। तो योग अभ्यास जो है, अगर युवा को सिखाया जाए और वो योग का अभ्यास निरंतर करे तो अपने भावनाओं को वो संतुलन में रख सकते हैं। कई बार सपने की पूर्ति ना होना, इच्छित फल का न पाना अवसाद की ओर ले जाता है। चिंता, कहते हैं चिंता चिता समान है। चिंता करना, जिसे हम इंग्लिश में एंजाइटी भी कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे पैनिक हो जाना, देन आपका कोई भी काम करने से पहले डर का समा जाना। कई भी ऐसे आपने घटनाएं देखी होंगी कि एग्ज़ाम्स से पहले पेट में गुड़गुड़ होना या बार बार टॉयलेट का आना, ये इस तरह से जो है एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो भी हमारे मन में, शरीर में जो विकार है वो एक तरह से मानसिक विकार होती है। कहते हैं 75% जो हमारी डिजीज़ेज़ होती हैं वो हमारे मन से उत्पन्न होती है, जिसे हम इंग्लिश में साइकोसोमैटिक कहते हैं। जो हमारे मन में चल रहा होता है वो हमारे शरीर में दिखाई देता है। इसे यौगिक पौराणिक ग्रंथों ने भी इसका अच्छे से, काफ़ी डिटेल से इसको टेक्स्ट में लिखा गया है इसके बारे कि आधि और व्याधि। व्याधि मतलब जो शरीर के रोग हैं, आधि जो मतलब मन के रोग हैं। जो मन के रोग हैं वो शरीर पे दिखाई देते हैं। तो मन विचलित होता है तो चिंता, अवसाद होना स्वाभाविक है। तो योग अभ्यास के कई टेक्निक द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है और अवसाद, चिंता, तनाव जैसे मानसिक विकारों से मुक्ति पाई जा सकती है। युवा वर्ग के सामने रोज जीवन में कोई ना कोई चुनौतियाँ आती रहती हैं जिससे वो परेशान हो जाते हैं। एक परेशानी ख़त्म ना हुई, दूसरी पहले से ही आ गई। तो योग का जो अभ्यास है, जो मन की चंचलता पे, मन के विकार पे काम करता है, वो उन्हें संयमित बनाता है, उनके विचारों को नियमन करता है, उनमें ये शक्ति भरता है, ये ऊर्जा का प्रवाह करता है कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले सकें।
कई चुनौतियां जो है पग पग पर मिलती हैं, उनको कैसे उनका सामना करना है, उनसे कैसे ओवरकम होना है, ये सारे जो फ़ायदे हैं योग अभ्यास से मिल सकते हैं। वृद्धावस्था के में समझते हैं कि योग क्या कर सकता है, वृद्धावस्था में योग अभ्यास के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे जैसे किसी मनुष्य का उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद कहता है 40 की उम्र के बाद हमारे शरीर में वात का प्रकोप बढ़ जाता है। वात यानी हमारे शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स से लेकर बड़े जॉइंट्स, जो आपके टॉप टू बॉटम है, एक पैर के अंगूठे से लेकर गर्दन तक जितने भी जोड़ हैं, संधियां हैं, उनमें वात का प्रवाह बढ़ जाता है। इस वजह से 40 के बाद घुटनों में, कमर में, कंधों में, हील के पास जो आपकी एंकल है जॉइंट, उसमें दर्द रहने लगता है। साथ में मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, देखने में रोशनी आँखों की कम हो जाती है, तो इंसान ठीक से देख नहीं पाता, दिमाग उतना चल नहीं पाता, क्योंकि धीरे धीरे मेमोरी भी लूज़ हो जाती हैं। तो इन विभिन्न कारणों से वृद्धावस्था में इंसान संतुलन खो देता है। जैसे अगर वो बेड से उठकर अचानक से चले तो उनको लगता है कि वो डगमगा रहे हैं, उनका बैलेंस ख़राब हो रहा है और वो गिरने को है। इस वजह से उन्हें कई बार स्टिक का सहारा लेना पड़ता है, जिससे वो अपना बैलेंस ना खो पाए। तो इस तरह से आपने देखा कि वृद्धावस्था में कैसे उम्र बढ़ने के साथ शरीर जो है, स्वास्थ्य जो है डिक्लाइन की ओर जाती है और बैलेंसिंग ख़राब होने लगती है। योग अभ्यास में कितनी ही ऐसी टेक्निक हैं जिससे एकाग्रता और संतुलनता पर काम किया जाता है। दूसरा पॉइंट, बेहतर श्वसन क्रिया। श्वास, हमारा लंग्स का कैपेसिटी बहुत है, पर हम उसे एक टाइडल वेव की तरह लेते हैं। जैसे समुद्र में वेव्स आते हैं, वैसे ही हम नॉर्मल श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। परंतु जब तक हम गहरी लंबी श्वास ना लें, तो हमारे लंग्स में प्रेजेंट्स एल्वेलाई जो बिल्कुल नीचे हैं और दबे हुए हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। बेहतर श्वास के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना ज़रूरी होता है, जो आपके श्वासों को नियमित करता है और प्राणों का संचार शरीर में बढ़ाता है। श्वसन क्रिया बेहतर होने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। आपने देखा होगा, बढ़ती उम्र के साथ लोगों को अस्थमा की शिकायत रहने लगती है। ये श्वसन तंत्र में आई खराबी के कारण होता है। अगर हम कम उम्र से ही प्राणायाम का अभ्यास, लंबी गहरी श्वास का अभ्यास निरंतर करते रहें, तो वृद्धावस्था में श्वसन बेहतर किया जा सकता है। योग उम्र कम नहीं कर सकता, वृद्ध को जवान नहीं कर सकता, मौत को टाल नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। परंतु योग का अभ्यास एज की डिलेइंग और उससे होने वाले इफ़ेक्ट को डिले कर सकता है। आप 40 के हैं तो 30 के लगेंगे, आप 50 के हैं तो 40 के लगेंगे, क्योंकि योग का अभ्यास शरीर को शुद्ध करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, प्राणों का प्रवाह सुनिश्चित करता है, मन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उदासी में कमी। आपने देखा होगा, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, खेलना भी है, पढ़ना भी है, परिवार के संग घूमना भी है। इस तरह हमारा जीवन स्कूलिंग के टाइम तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता में बीत जाता है। उसके बाद व्यस्ततम वाला फेज़ आता है, जो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था की होती है, जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से निकलते हैं।
जॉब करते हैं, विदेश जाते हैं। देन घर में 100 जिम्मेवारियाँ, हमारे पास वक्त कम होता है कि हमें उदास होने का मौका मिले। रूठना मनाना तो अलग बात है, उदासी मतलब आपकी खुशी में कमी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग रिटायरमेंट की तरफ पहुंचते हैं, फिर क्या होता है, बच्चे शादी करके कहीं और चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, घर में कोई नहीं रह जाता, वृद्ध लोग रह जाते हैं। उससे क्या होता है, अकेलापन सा जीवन में आ जाता है, जिससे धीमे धीमे उदासी बढ़ती चली जाती है। तो योग अभ्यास क्या सिखाता है हमें? उदासी को एकांत में बदलना। उदासी जो है अकेलापन है, पर एकांत जो है अपने आप में आनंदित रहने का कार्य है। योग अभ्यास के कितने ही ऐसे अभ्यास हैं जिससे उदासी बड़ी आसानी से दूर की जा सकती है। साथ में ही जब आप इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझते हैं, तब उदासी कहीं नहीं रहती। बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं योग में जो मन की उदासी को खुशी में बदल देता है। अच्छी नींद। वृद्धावस्था में एक और दिक्कत आती है, वो है नींद की। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारे नींद के जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो 22 से 23 घंटे सोता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी नींद का जो ड्यूरेशन है वो कम होता चला जाता है। युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तक 5 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है, पर जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते हैं, हमारी नींद कम हो जाती है। बिल्कुल थोड़ी सी आहट होती है तो भी नींद खुल जाती है। नींद गहरी नहीं होती, इसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। फिर लोग इंसोम्निया का शिकार होते हैं और नींद की गोलियां लेने लगते हैं। वृद्धावस्था में नींद के लिए हम क्या कर सकते हैं? योग अभ्यास के कितने ही ऐसे अभ्यास हैं जिसके द्वारा आप नींद, जो गहरी नींद, नॉर्मल जो नेचुरल नींद है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उतने में उठा सकते हैं। आगे वाले स्लाइड में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो योग से वृद्धावस्था में भी ये आप अच्छी नींद के लिए अभ्यास कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि योग अभ्यास के फ़ायदे हर अवस्था में हैं। आगे चलते हैं कि योग अभ्यास क्या करें, कौन करे, कैसे करे और कितना करें। ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप मिसगाइडेड हो जाते हैं और योग का अभ्यास अगर आप ठीक ढंग से ना करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आजकल बहुत सारे कोर्सेज चले हुए हैं योग के, कम से लेकर ज़्यादा तक 1 महीने से लेकर शायद 10 साल तक कोर्स होता है। आप जब भी योग अभ्यास शुरू करें, ये आप श्योर कर लें कि आप जो योग अभ्यास कर रहे हैं, जिसके अंडर कर रहे हैं, वो एक कुशल प्रशिक्षक हो। आप उनके सर्टिफिकेट्स, उनके क्वालिफ़िकेशन चेक करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम अगर सब्ज़ी भी बाज़ार से ख़रीदते हैं तो देखकर ख़रीदते हैं कि हम अच्छा ले रहे हैं या नहीं। तो आप ये श्योर कर लें कि आप जो भी योग अभ्यास कर रहे हैं, जिसके अंडर, जिसके गाइडेंस में कर रहे हैं, वो कितना आपको सही गाइड करते हैं। वैसे योग के बड़े बड़े संस्थाओं ने, भारत के योग के बड़े बड़े संस्थाओं ने और आयुष मंत्रालय ने एक योगा प्रोटोकॉल बनाया है, जिसे हम दैनिक योग अभ्यास के नाम से जानते हैं। ये सामान्य लोगों के लिए है, जिसका अभ्यास प्रत्येक योगा डे पे कराया जाता है। ये एक पैकेज सा है जिसमें आपको सूक्ष्म क्रिया से लेकर आसन, प्राणायाम और ध्यान का मिला जुला रूप कर कर एक पैकेज सा तैयार किया गया है कि अगर आप किसी रोग से पीड़ित ना हो और कोई पर्टिकुलर आपको कोई बीमारी ना हो, या फिर कोई क्रॉनिक या एक्यूट कोई बीमारी ना हो। क्रॉनिक मीन्स काफ़ी पुरानी जीर्ण, और एक्यूट मीन्स जो तत्काल होती है, कुछ टाइम रहती है फिर चली जाती है।
तो आप इस योग का अभ्यास को कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। 45 मिनट्स का ये प्रोटोकॉल है और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें 10 स्टेजेस पे ये वाला जो प्रोटोकॉल है उसको डिवाइड किया गया है कि आप अपने एक एटमॉस्फेयर लें, ऐसी जगह जो साफ़ और स्वच्छ हो, शुद्ध हवा का आना जाना हो, वहाँ पर आप बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे इसमें शुरुआत में आप किसी भी सुखासन में अपने मैट को बिछा लें और किसी भी सुखासन में बैठ जाएं और हाथ को जोड़कर वक्षस्थल के सामने प्रार्थना मंत्र बोलें। फिर खड़े होकर अपने जो मुख्य जॉइंट्स हैं शरीर के, जो मुख्य संधि हैं, जैसे गर्दन की संधि, बाजू के शोल्डर की संधि, आपके कमर की संधि, घुटने की संधि, इन सब के लचीलेपन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें। कुछ आसन इसमें खड़े होकर करने वाले हैं। खड़े होकर वो आसन जो आप में एकाग्रता और संतुलन की मात्रा को बढ़ाते हैं। साथ में कुछ आसन ऐसे हैं जो बैठकर किए जाते हैं, जिससे आपका पेट दबता है और कई बीमारियां दूर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी पेट से ही रिलेटेड है, तो वो सब कई भी बीमारियां हैं जो दूर होती हैं। फिर है आपका पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसन, जिसमें हमारा पेट नीचे होता है और पीठ ऊपर होता है। फिर है पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसन। देन फिर है आपका सब आसन, जिससे आप रिलैक्स होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं। फिर कुछ प्राणायाम का अभ्यास। फिर है ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास 5 से 15 मिनट तक आपकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। शुरुआत आप 5 मिनट से ही करें। 5 मिनट का ध्यान शुरुआत में बहुत अच्छा होता है। 15 मिनट तक आप इसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ती उम्र के साथ आप इसको ज़्यादा भी लिमिट इसका कर सकते हैं। पर अभी जब अगर आप कामकाजी हैं और व्यस्ततम आपका लाइफ है, तो आप 5 से 15 मिनट तक का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आप संकल्प कर सकते हैं कि आप हर रोज़ अभ्यास करेंगे। देन आपका शांति पाठ, शांति मंत्र के साथ आप इसका समापन करते हैं। विशेष ध्यान ये रखना है आपको इस योगा प्रोटोकॉल में कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रोग से पीड़ित हैं, तो आप किसी कुशल योग शिक्षक से मार्गदर्शन लेकर ही करें। आशा है अब तक के योग के अभ्यास के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। नमस्कार।